नेतन्याहू की सरकार के हाथ पांव फूल गए। नए ड्रोन वीडियो में हिजबुल्लाह ने दिखाया कि उसका एक ड्रोन इजराइल के ऊपर उड़ रहा है। 10 मिनट की इस फुटेज में ड्रोन इजराइल के कई शहरों पर उड़ा है। 18 जून 2024 को हिजबुल्लाह का जो ड्रोन इजराइल में घुसा था, वो कई खुफिया ठिकानों की तस्वीर खींचकर वापस लेबनान ले गया। इजराइल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। ये ड्रोन उत्तरी इजराइल के किरियात शमोना, नहरिया, सफद, कारमील, अफूला शहरों से लेकर इजराइल के हाइफा पोर्ट तक उड़ता हुआ दिखाया गया। हिजबुल्लाह बता रहा है कि इजराइल के इंच इलाकों को वो कवर करता है और उसके बड़े ठिकानों की तफसील उनके पास है, जिन्हें वो किसी भी वक्त तबाह कर सकता है। أقول للجبهة الداخلية الإسرائيلية الحل بوقف إطلاق النار. لا نتحدث من موقع ضعف. إذا كان الإسرائيلي لا يريد نحن مستمرون. وبعد وقف إطلاق النار بحسب الاتفاق غير المباشر يعود المستوطنون إلى الشمال وترسم الخطوات الأخرى. जुलाई में जो ड्रोन फुटेज रिकॉर्ड की, अब उसी का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह इजराइल के उन ठिकानों पर हमला कर रहा है जहां उसने सोचा भी नहीं था। यह आग बता रही है कि हिजबुल्लाह ने जो वार्निंग दी थी वो वाकई बहुत खतरनाक थी। 10 मिनट की वीडियो में इस ड्रोन ने ऐसे ऐसे ठिकानों को फिल्माया जिसे देखकर नेतन्याहू को मोसाद समेत इजरायली सेना के हर कमांडर की मीटिंग बुलानी पड़ी। जब हिजबुल्लाह के ड्रोन से हाइफा का पोर्ट रिकॉर्ड किया गया था, तब उस वीडियो में इजरायली हथियारों की कंपनी रफाइल का कॉम्प्लेक्स भी फिल्माया गया था। मिसाइल के गोदाम, एयर डिफेंस सिस्टम, पनडुब्बी कमांड सेंटर से लेकर कई अड्डे रिकॉर्ड किए गए। यानी उत्तरी इजराइल को तो हिजबुल्लाह ने अपनी रेंज में लिया ही हुआ है। अब उसने दक्षिणी इजराइल की तरफ भी अपनी मिसाइल तान दी है। खौफ इतना ज्यादा है कि इस वक्त इजराइल लेबनान बॉर्डर के करीब कई इलाके खाली हो चुके हैं। लेबनान में बॉर्डर के आसपास 60 किलोमीटर के दायरे में 1 लाख की आबादी अपना घर छोड़कर जा चुकी है। की घाटी में इजराइल के विमान बम गिरा रहे हैं। दक्षिणी बेरूत में धमाकों का खौफ, वहां की सड़कों का हाल, हर तस्वीर दुनिया तक पहुंच रही है। वहीं दक्षिण लेबनान में इजरायली फोर्सेस ने जो ग्राउंड ऑपरेशंस तेज किए थे, उनमें कुछ दिनों से कमी आई है। इजराइल और हिजबुल्लाह के युद्ध में अब तक इजराइल के 30 नागरिक और 43 सैनिक हिजबुल्लाह के हमलों में मारे गए हैं, जबकि लेबनान पर इजराइल के हमलों में 2300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 11,000 लोग घायल हैं। यही वजह है कि हिजबुल्लाह बहुत आग बबूला है। बेरूत में हो रहे धमाकों के बाद अब उत्तरी लेबनान में इजराइल के बम इसकी सबसे बड़ी वजह है। लेबनान और इजराइल के बीच ताजा हमलों के बाद बड़ा युद्ध पक्का माना जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसकी नेतन्याहू को उम्मीद भी नहीं थी। हाइफा में हिजबुल्लाह इसका ट्रेलर दिखा चुका है और बहुत जल्दी अगली बारी तेल अवीव की हो सकती है। ये बात नेतन्याहू और उनका वॉल कैबिनेट बहुत अच्छी तरह जानता है। इस बीच लेबनान की कैपिटल बेरूत में इजराइल का हवाई हमला जारी है। बिल्डिंग का क्या हाल है वो आप इन तस्वीरों को देखकर हर तरफ मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम दुनिया को सच दिखाने के लिए लेबनान और इसराइल के दरमियान, या हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जो वॉर चल रही है, उसकी सही पिक्चर आप तक पहुंचाने के लिए उन जगहों पे हम जा रहे हैं जहां पे कोई और टीम नहीं जा सकती। आप इस बिल्डिंग में मेरे बगैर किसी को नहीं देखेंगे। यहाँ आने के लिए हिम्मत चाहिए, जोश, जुनून और जज्बा चाहिए, और दुनिया को सच दिखाने की हिम्मत चाहिए। दुनिया को सच दिखाने की हिम्मत करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ ताकि मैं आपको दिखाऊं रियल ग्राउंड जीरो कवरेज। यकीन मानिए हर तरफ से बू आ रही है, यहाँ बारूद की बू के बीचों बीच मैं हूँ। न्यूज़ 18 इंडिया पे आप देख रहे हैं इस वक्त वो तस्वीर जो शायद किसी और चैनल ने अभी तक आपको नहीं दिखाया होगा। इस जंग का वो सच जो अभी तक आप नहीं देखे होंगे। ये बिल्डिंग्स के अंदर गैराज जो होते हैं, तो ये है उन गैराज की हालत जहाँ पे गाड़ियाँ जो है हजारों की तादाद में यहाँ पे तबाह हुई हैं।
यहाँ अगर कुछ Diwali delight at Kalyan Jewelers. Free gold coins with every purchase. Conditions apply. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपके स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं रीनू। नेतन्याहू को ईरान से एक बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान में रहने वाले यहूदी अब इजराइल से लड़ने को तैयार हैं। दुनिया में बहुत कम लोग जानते होंगे कि इजराइल के बाद पश्चिम एशिया में यहूदियों की सबसे बड़ी आबादी ईरान में रहती है और यहाँ एक यहूदी सांसद भी है। अब ईरान के इसी यहूदी सांसद ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धमकी दी है और कहा है कि अगर ईरान पर हमला करने की कोशिश की तो इजराइल का वजूद ही मिट जाएगा। इजराइल को मिटा देगा ईरान का यहूदी लड़ाका। 1 अक्टूबर 2024 को 2000 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने वाला ईरान क्या इजराइल पर फिर भयंकर हमले करने जा रहा है? ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं कि ईरान के समर्थन में यहूदियों का एक वर्ग इजराइल का वजूद मिटाने की तैयारी में जुट गया है? क्या वाकई ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के पास यहूदी ब्रिगेड है जो इजराइल का वजूद मिटा सकती है? ये दावे और कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि ईरान में एक यहूदी सांसद ने ऐसा बयान दिया है जिसने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ साथ रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इजराइल के टॉप कमांडो के होश उड़ा दिए हैं। ईरान के इस यहूदी सांसद का नाम हुमायूं सामेह या नज़फ़ाबादी है, जिसने प्रेस टीवी पर बहुत बड़ा दावा कर दिया है। खामनेई की यहूदी ब्रिगेड नेतन्याहू से लेगी बदला। ईरान में एक यहूदी सांसद हुमायूं सामेह या नज़फ़ाबादी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को धमकी देते हुए कहा है 1 अक्टूबर को मिसाइल हमले के जवाब में अगर शिया देश ईरान पर इजराइल हमला करता है तो ये नेतन्याहू सरकार की मूर्खता साबित करने वाला कदम साबित होगा। यहूदी सांसद हुमायूं ने नेतन्याहू सरकार को चेतावनी देते हुए प्रेस टीवी पर कहा है कि इजराइल को एक बार फिर से ईरान नया हमला करके चौंका सकता है। हुमायूं नज़फ़ाबादी ने यहाँ तक दावा किया है कि इजराइल की वजह से पूरे पश्चिम एशिया में चौतरफा युद्ध शुरू हो सकता है। इस वक्त इसराइल को दो तरफ से चुनौती मिल रही है। एक तरफ से हिजबुल्लाह लगातार नॉर्थ इसराइल में हमला कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान इसराइल पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। समझा यही जा रहा है कि वो हमला 1 अक्टूबर से बहुत ही ज्यादा भयानक होगा। कई लोगों के दिमाग में सवाल कौंध रहा होगा कि ईरान में यहूदी का इसका डर था वही हुआ जिस सऊदी अरब को लेकर इजराइल ने बहुत उम्मीदें पाली हुई थी। उसने आखिरी वक्त में ऐन वक्त पर ऐसा कदम उठाया कि जो बाइडेन भी हैरान है और सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो वो ईरान हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन इजराइल को बचा पाएंगे? शख्स क्या फैसला लेगा? इसने अमेरिका की तरफ देखा, इसने ईरान की तरफ देखा, इसने फिलिस्तीन की तरफ देखा और फिर कह दिया ना। मोहम्मद बिन सलमान ने साफ साफ इनकार कर दिया। इस ना के आगे नए तनाव का खतरा है, इस ना के आगे नए युद्ध का डर है। इस ना की वजह से पूरा पश्चिम एशिया एक भूकंप आने का इंतजार करने लगा है जो अब पूरी दुनिया को हिला सकता है। सऊदी अरब और इजराइल के बीच फिलिस्तीन का मुद्दा फिर से सुलगने लगा है। जो तबाही मोहम्मद बिन सलमान ने गाजा पट्टी में देखी, जिस खून खराबे की तस्वीरें वेस्ट बैंक से निकलकर पूरी दुनिया तक गई, उन तस्वीरों ने मोहम्मद बिन सलमान को बेचैन कर दिया है। इसीलिए सऊदी अरब ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो इजराइल से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। सऊदी अरब ने बता दिया है कि जब तक इजराइल में नेतन्याहू की सरकार है, रियाद और तेल अवीव के बीच दूरियां नहीं मिटेंगी। सऊदी अरब ने ये कहकर इजराइल के साथ दोस्ती के ख्वाब देखने वालों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इस
इस खबर ने पूरे पश्चिम एशिया में नया तहलका मचा दिया है। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी से लेकर वेस्ट बैंक और सीरिया से लेकर इराक तक इजरायल के खिलाफ एक नया मोर्चा सुलग सकता है और इसकी कमान अब ईरान के साथ सऊदी अरब भी संभालेगा। पूरे इजरायल में ऐसा ही डर सताने लगा है। अब तक सऊदी अरब की तरफ इजरायल बहुत उम्मीद भरी नजरों से देखता रहा है, लेकिन बेंयामिन नेतन्याहू की फिलिस्तीन पॉलिसी ने ऐसी तमाम कोशिशों की जड़ में मट्ठा डाल दिया है। वेस्ट बैंक में गोलीबारी और गाजा पट्टी में बमबारी को लेकर इजरायल सऊदी अरब के लिए एक बार फिर बड़ा खलनायक बनकर उभरा है। यही वजह है कि सऊदी अरब और इजरायल के बीच दोस्ती की नई उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। अरबी भाषा के अखबार एलफ के हवाले से पूरा इजरायली मीडिया ये खबर छाप रहा है। रिपोर्ट ये है कि सऊदी अरब ने कहा है कि जब तक इजरायल में बेंयामिन नेतन्याहू की कट्टरपंथी सरकार रहेगी, इजरायल से शांति वार्ता नहीं हो सकती। गाजा पट्टी में जब जब इजरायल की बमबारी हुई है, जब जब वेस्ट बैंक की जमीन पर इजरायल के सेटलर्स का कब्जा हुआ है, ये तस्वीरें मई महीने की ही हैं, जब गाजा पट्टी पर इजरायल ने खूब बमबारी की थी। धमाके ऐसी कि बड़ी बड़ी इमारतों को मलबे में तब्दील कर दे। ये गाजा का उत्तर पश्चिमी इलाका है जहां इजरायल ने मई महीने में रात भर हमले किए हैं। छोटे बड़े धमाके होते रहे। इजरायल अक्सर यहां हमास के रॉकेट हमले के बाद हवाई बमबारी करता है। इजरायल दावा करता है कि उसने फिलिस्तीनी गुट हमास को टारगेट किया है। उसके ठिकानों पर लेजर गाइडेड बम इस्तेमाल किए गए। हमास की सुरंग के नेटवर्क को तबाह करने के लिए बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए। हमास के रॉकेट लॉन्चिंग वाले ठिकानों को जीपीएस गाइडेड बम से उड़ा दिया गया। लेकिन इस बमबारी को लेकर इजरायल हमेशा कटघरे में रहा है और अब सऊदी अरब इसी बात को लेकर वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को आड़े हाथ लेने के लिए तैयार है। ऐसी तस्वीरें मोहम्मद बिन सलमान ने अपने टीवी पर भी देखी है। इजरायल की फोर्स के तमाम वीडियो, चाहे वो अल अक्सा मस्जिद की हो या फिर जेरूशलम की गली, इन सब के बारे में सऊदी अरब ने अमेरिका को बता दिया है। बाइडेन की सरकार को रियाद से ये संदेश भेजा जा चुका है और फिर वहां से यही संदेश इजरायल की राजधानी तेल अवीव भी ट्रांसफर कर दिया गया है। सऊदी अरब के इस रुख ने इजरायल और अरब देशों के बीच अब्राहम अकॉर्ड वाली पहल को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। सऊदी अरब ने बाकायदा इसकी वजह बताई है, जिसके पीछे फिलिस्तीन को लेकर नेतन्याहू सरकार का आक्रामक रवैया सबसे बड़ी वजह है। क्या सऊदी अरब ने ऐसा ईरान के कहने पर किया है? क्या सऊदी अरब और ईरान की नई दोस्ती अब सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा फांस बनने वाली है? इसमें कोई शक नहीं कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू बहुत प्रेशर में हैं। उनके खिलाफ पहले ही इजरायल में प्रदर्शन हो रहे हैं और अब फिलिस्तीन को लेकर जो तनाव फैला है उसमें ईरान के बाद सऊदी अरब की एंट्री हो चुकी है। लेकिन इजरायल हमेशा की तरह कमजोर नहीं दिखना चाहता। עם איראן, עם החיזבאללה, לפני השלום עם מצרים, עם סוריה, עברנו מלחמות, עברנו מערכות, ופתאום אתה מבין שהסכנה הכי גדולה למדינת ישראל היא סכנה פנימית ולא חיצונית. ואז כל מה שנותר לנו זה לנסות להביע את העמדה שלנו בתור מי שבא מאזור שהוא לא פוליטי, אלא מאזור שהוא דאגה אמיתית לילדים שלנו ולנכדים שלנו. पश्चिम एशिया में विवाद के इस पूरे मकड़जाल में इजरायल की फिलिस्तीन नीति नेतन्याहू के खिलाफ सऊदी अरब खुल्लम खुल्ला उतर चुका है। ईरान से दोस्ती के बाद सऊदी अरब के इजरायल को लेकर ये सबसे तीखे तेवर कहे जा सकते हैं। सऊदी अरब ने साफ साफ बोल दिया है कि जब तक इजरायल में नेतन्याहू सरकार है, रियाद और तेल अवीव के बीच तनाव कम नहीं होगा। फिलिस्तीन में हिंसा अरब मुल्कों को इजरायल के खिलाफ एकजुट कर सकती है। ये ख्याल इजरायल से ज्यादा अमेरिका के लिए बड़ा खतरा पैदा करने लगा है। क्या पश्चिम एशिया में एक बार फिर सऊदी अरब की लीडरशिप में तमाम अरब मुल्क फिर से इजरायल के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे? क्या अरब मुल्क और ईरान एक साथ आए तो इजरायल और अमेरिका की ताकत कमजोर पड़ जाएगी? जब से इजरायल 1948 में कायम हुआ है, तब से अरब मुल्कों के साथ उसकी दुश्मनी का लंबा इतिहास रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इनके रिश्ते सुधरने शुरू हुए। बहुत से अरब देशों और इजरायल के बीच राजनयिक रिश्ते कायम हुए हैं। इसे अब्राहम अकॉर्ड का नाम दिया गया और अरब देशों के बीच इजरायल की इमेज बिल्डिंग को एक नया लॉन्च पैड मिल गया। इसे पश्चिम एशिया में शांति कायम करने का नया तरीका बताया गया। अब्राहम अकॉर्ड को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाला अमेरिका इजरायल और सऊदी अरब की सुलह कराने में भी जुट गया। Excellency, my friend, if only we stood, take me.
we should work together to increase the number of the direct flights, the tourism, the trade volume, the investment. यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, सूडान, मोरक्को और बहरीन अब इजराइल के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत कर चुके हैं। फिर ऐसा लगने लगा कि पश्चिम एशिया में अरब मुल्कों के बीच सबसे बड़े खिलाड़ी सऊदी अरब के रिश्ते भी इजराइल से सामान्य हो सकते हैं। लेकिन अब फिलिस्तीन को लेकर इजराइल और सऊदी अरब में दूरी फिर से बढ़ गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने जॉर्डन में अपने राजदूत को फिलिस्तीन का अनिवासी राजदूत करार दिया था। राजदूत को यरूशलेम में काउंसल जनरल के तौर पर भी काम करने की जिम्मेदारी दी गई। लगा कि इजराइल के साथ रिश्तों को सामान्य करने की जो कोशिश पहले हुई है, उसमें सऊदी अरब ने एक नया पेच फंसा दिया है, क्योंकि ये भी कहा गया कि यरूशलेम राजदूत के लिए राजनयिक बेस भी होगा। सऊदी अरब को मालूम था कि इजराइल की तरफ से इसका विरोध होगा और ऐसा हुआ भी। इजराइल ने फिलिस्तीन अथॉरिटी में सऊदी अरब के राजदूत के लिए यरूशलेम को राजनयिक बेस बनाने के विचार को खारिज कर दिया। इजराइल ने कहा कि सऊदी अरब के नए राजदूत फिलिस्तीन अथॉरिटी के साथ मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यहां स्थायी तौर पर रहने नहीं दिया जाएगा। सऊदी अरब ने एक बार ये फिर दिखा दिया है कि वो फिलिस्तीन का बड़ा समर्थक है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइल फिर बड़ा टारगेट बन सकता है। अमेरिका इस बात को लेकर डरा हुआ है, क्योंकि लेबनान जाकर फिलिस्तीन गुट हमास के उप प्रमुख ने यह ऐलान कर दिया है कि इजराइल को फिर से हिलाने का वक्त आ गया है। ये तस्वीर हमास के उप प्रमुख सालेह अल अरूरी की है। अरूरी ने लेबनान जाकर फिलिस्तीन को आजाद करने को लेकर बने पॉपुलर फ्रंट के उप महासचिव जमील मजहर से मुलाकात की। इस मुलाकात में तय हुआ कि इजराइल के खिलाफ इंतीफदा यानी फिर से हथियार बंद विद्रोह का वक्त आ गया है। इन दोनों संगठनों को ईरान का पूरा समर्थन है और फिलिस्तीन को लेकर ईरान इनको फंड भी करता है और हथियार भी देता आया है। इसलिए बड़ी पिक्चर में युद्ध का जो खतरा मंडरा रहा है, उसमें ईरान इजराइल के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इन दोनों की दुश्मनी किसी भी वक्त युद्ध में तब्दील हो सकती है। इजराइल और ईरान एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोनों ही एक दूसरे को मिटाने की धमकियां देते हैं। इजराइल को लेकर ईरान बहुत आक्रामक रहा है और उसे नक्शे से मिटाने की बात भी करता रहा है। यही हाल इजराइल का है, जिसके नेताओं ने भी परमाणु धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हाल ही में इजराइल के 2 बड़े शहरों को मिटाने की धमकी दी, जिसके बाद युद्ध का खतरा बढ़ने लगा। ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती आगे बढ़ाने में फिलिस्तीन बड़ा मुद्दा बन सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि इजराइल के खिलाफ खतरे की घंटी बजने लगेगी। ये बाइडेन के लिए भी बड़ा चैलेंज साबित होगा। US and Israel's policy has been to create confrontation between Iran and its neighbors. So all neighbors, including Saudi Arabia,
भीषण होती नजर आ रही है। ईरान ने 48 घंटे का युद्ध लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। 48 घंटे में ईरान 200 मिसाइल फायर करना चाहता है। 48 घंटे में ही ईरान अब इजराइल को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। ईरान ने इस युद्ध के लिए एक बड़ी तैयारी की है। वो तैयारी क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, इस तैयारी का एक वीडियो सबसे पहले इजराइल पहुंचा है और जब से इजराइल पहुंचा है तब से नेतन्याहू के सभी कमांडर बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। ईरान ने फैसला कर दिया है। ईरान ने ताकत की नुमाइश शुरू कर दी है। ईरान ने ऐसी फायर पावर दिखानी शुरू कर दी है जिसकी जद में जो आएगा वो मिटा दिया जाएगा। ईरान बताना चाहता है कि ईरान पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है। इजराइल से लेकर ब्रिटेन और रूस से लेकर अमेरिका तक सब ईरान की इस फायर पावर पर नजर गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि इन धमाकों, इन रॉकेट्स और इन टैंकों के टारगेट पर इस वक्त दो देश पहला है इजराइल और दूसरा है उसकी मदद करने वाला अमेरिका। इन दोनों देशों से दुश्मनी की सबसे नई वजह इस वक्त गाजा है और वहां हो रही बमबारी। गाजा में इजराइल की बमबारी की वजह से 8,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कब्रिस्तान नहीं बचे हैं। लोगों को एक साथ दफनाया जा रहा है। गाजा की हजारों इमारतें इजराइल के बम से तबाह हो चुकी हैं। गाजा में 21,000 से ज्यादा लोग घायल हैं और गाजा का हर अस्पताल इस वक्त बुरी तरह जख्मी लोगों के इलाज में जुटा हुआ है। इन्हीं तस्वीरों की वजह से इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में गुस्सा है और इजराइल को बहुत बड़ी वार्निंग भी दे दी गई है। ईरान, तुर्की और सऊदी अरब इन दिनों इजराइल पर आग बबूला है। तुर्की ने कहा कि इजराइल गाजा पर बमबारी वाला पागलपन बंद करे, तो सऊदी अरब ने भी ये कह दिया कि इजराइल गाजा में घुसने की कोशिश ना करे। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान की तरफ से सबसे सख्त बात कही गई है। राष्ट्रपति रईसी ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल की हुकूमत गिरने वाली है। कुल मिलाकर एक बात साफ है कि इजराइल गाजा पर नॉन स्टॉप बमबारी की वजह से पूरे पश्चिम एशिया में गिर चुका है। ईरान और सऊदी अरब की तरफ से तल्ख बातों के बाद अब तुर्की भी इजराइल के खिलाफ उतर चुका है। सवाल है कि क्या ये तीनों देश इजराइल के खिलाफ एक्शन को लेकर वाकई गंभीर है या फिर ये सिर्फ एक कीचड़ भपकी है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका दोनों को डराने के लिए बहुत बड़ा युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में ईरान की सेना ने 200 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है। ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर के कमांडो ने इस्फहान के पास अपनी पूरी ताकत दिखाई है। इतने हेलीकॉप्टर एक साथ लॉन्च करने का मतलब युद्ध ही होता है। इसमें ईरान के कोबरा हेलीकॉप्टर भी शामिल हुए, यानी मैसेज साफ है। ईरान बताना चाहता है कि अपनी तरफ बढ़ती सेनाओं के खिलाफ कमांडो ऑपरेशन शुरू करेगा। 200 हेलीकॉप्टर के साथ ईरान अपनी क्विक रिएक्शन फोर्स का प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि अब नए जमाने के युद्ध में तेजी से हुई कार्रवाई ही निर्णायक साबित होती है। एक
बड़ी कमांडो टीम को कैसे दुश्मन के इलाके में उतारना है ये भी दिखाया गया। अमेरिका में बने C-130 हरक्युलिस विमान के जरिए कमांडोज को कैसे दुश्मन के इलाके में भेजना है इसकी भी तैयारी दिखाई गई। लेकिन सबसे खतरनाक मैसेज ईरान की ड्रोन पावर है। यूक्रेन में शाहिद ड्रोन की कयामत वाली कार्रवाई के बाद अब ईरान कॉम्बैट ड्रोन में सुपर पावर बन चुका है। ड्रोन से मिसाइल कैसे फायर करनी है, दुश्मन पर कैसे पिन पॉइंट अटैक करना है, ये भी ईरान के इस युद्धाभ्यास में दिखाया गया। इसके बाद बारी आई है टैक्टिकल मिसाइल, यानी छोटी दूरी पर दुश्मन के टुकड़े पर कैसे सटीक हमला करके हाहाकार मचाना है। ईरान इसका भी एक्सपर्ट बन चुका है। ये सब हथियारों को इजराइल के बॉर्डर तक ले जाना ईरान के लिए आसान नहीं, लेकिन एक तरह से ये युद्धाभ्यास करके ईरान अपने दुश्मनों को बता रहा है कि अगर उसे अपनी जमीन पर युद्ध लड़ना पड़ा तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। सऊदी अरब इन दिनों सब इजराइल पर आग बबूला है। तो इस बीच हम आपको ये भी बताएंगे कि युद्ध की स्थिति क्या है। जिस तरह से गाजा में इजराइल का ऑपरेशन चल रहा है उसकी वजह से कई देश उसके दुश्मन बन चुके हैं और इसी वजह से आपको बता दें इस वक्त इजराइल पर सबसे बड़ा जो दुश्मन नजर आ रहा है वो ईरान है। वो बार बार इजराइल को चेतावनी दे रहा है तो फिलिस्तीन भी खामोश बैठने की मूड में बिल्कुल नहीं। वैसे ईरान बार बार कह चुका है कि गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो इसका मतलब युद्ध होगा और तब उसे रोकने वाली कोई ताकत नहीं बचेगी। बारे में वो पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते। देखा जाए तो एक तरह से नेतन्याहू ने ईरान को क्लीन चिट दे दी है। איראן תומכת בחמאס. אני חושב שזה 90% בערך מהתקציב הצבאי של חמאס בא מאיראן. היא מממנת, היא מארגנת, היא מנחה, היא מדריכה. אני לא יכול להגיד לך בהכרח שבפעולה הספציפית הזאת, ברגע הספציפית הזה, הם היו שותפים למיקרו-תכנון. אבל זה שהם מגבים את מכונת המלחמה של החמאס, הם מקיימים אותה. בלי הפיגומים האלה אין חמאס, כמו שאין חיזבאללה. सवाल ये भी उठता है कि ईरान से युद्ध को लेकर क्या इजराइल बैकफुट पर आ चुका है और वो ईरान से ये भी कहना चाहता है कि वो भी गाजा से दूर रहे। ईरान भी अपनी जनता को खुश करने के लिए इजराइल के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी पर फोकस कर रहा है। साथ में वो युद्धाभ्यास के वीडियो भी जारी करके बताना चाहता है कि ऑल इज वेल। ऐसे में सवाल है कि जब ईरान के लिए ये हथियार इजराइल के बॉर्डर तक पहुंचाना आसान नहीं तो फिर गाजा को कौन बचाएगा? गाजा को खुद को बचाना होगा? क्या गाजा के लिए युद्ध की धमकी वाले बयान सिर्फ और सिर्फ दिखावा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल की सेना ने रात के दौरान चलाए गए ऑपरेशन के दौरान गाजा में कार्रवाई की है। हालांकि उसे शुरुआती झटकों के बाद समझ में आ गया कि गाजा में टिक कर ऑपरेशन करना उसके लिए आसान नहीं होगा। गाजा की तरफ बढ़ती इजराइल के सैन्य काफिले का वीडियो है जो 7 अक्टूबर का बताया जा रहा है। तब हमास की एक एंटी टैंक मिसाइल ने इजराइल की पैंथर बख्तरबंद गाड़ी को टारगेट किया था। इस धमाके का क्या असर हुआ इसकी रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन पैंथर बख्तरबंद गाड़ी में 12 से 14 सैनिक सवार किए जाते हैं। बमबारी के बीच एक बड़ा हॉटस्पॉट इजराइल और लेबनान का बॉर्डर बनता हुआ नजर आया। लेकिन अब उत्तरी इजराइल की तरफ लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के हमलों में भी नई धार देखने को मिल रही है। अपने 40 से ज्यादा लड़ाकों को खोने के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल की पोस्ट पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला तो किया, लेकिन अब तक वो इजरायली फौज का कुछ खास नहीं बिगाड़ पाया है।
नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की। नेतन्याहू इजराइल में ही पूरी तरह घिर चुके हैं। जब इजराइल में करीब 4 लाख के रिजर्व फोर्स को एक्टिव किया जा रहा है, तब प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बेटा अमेरिका के फ्लोरिडा में मौजूद है। लोग पूछ रहे हैं कि नेतन्याहू का बेटा इस वक्त हमास से लड़ने के लिए मौजूद क्यों नहीं है। इजराइल में चल रहे इसी टकराव का फायदा हमास और हिजबुल्लाह ने उठाने का फैसला भी किया। लेबनान में एक ऐसी मीटिंग हुई, एक ऐसी बैठक हुई जिसके बाद इजराइल में एक बड़ी मिसाइल तैनात की जा रही है। गाजा में ताबड़तोड़ बमबारी जारी है। इमारतें ढहाई जा रही हैं, सैकड़ों लोगों की जान रोज जा रही है। जब इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर एंटी टैंक पश्चिम एशिया की राजधानियों में इजराइल के खिलाफ हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इजराइल के खिलाफ युद्ध का पूरा माहौल बन चुका है। इस मीटिंग ने नेतन्याहू को खौफ से भर दिया है। ये 3 लोग हैं। गाजा की हुकूमत चलाने वाले हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के उप प्रमुख साले अरूरी और साथ में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के महासचिव जियाद नकाले। और इन दोनों ने लेबनान की राजधानी बेरूत में जाकर हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह से मुलाकात की है। तस्वीर जारी होने के बाद 2 लोग बहुत ज्यादा टेंशन में हैं। गाजा और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध ने पूरे पश्चिम एशिया को तीसरे विश्व युद्ध के एपिसेंटर में तब्दील कर दिया है और इसकी वजह से 2 ताकत सबसे ज्यादा फिक्र में डूबी हुई है। पहले है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू और दूसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। दोनों की टेंशन का मीटर लगातार रेड लाइन को पार कर रहा है। इस तस्वीर को लेकर खौफ बहुत ज्यादा है। गाजा में हो रही बमबारी के बाद हमास, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि जैसे ही इजराइल की फौज गाजा की जमीन पर कदम रखेगी, वो ऐसा हमला करेंगे जिसकी गूंज अमेरिका तक सुनाई देगी। लेकिन क्या ये वाकई इतना बड़ा खतरा है जिसे लेकर नेतन्याहू और बाइडेन को डरना चाहिए? इन तीनों के पीछे कौन है? तो जवाब है कि इन तीनों फोर्स के पीछे ईरान है, जो इनको फंडिंग भी करता है, इनको हथियार भी देता है, इनको ट्रेनिंग भी देता है और अब इसी ताकत के बल पर वो अमेरिका और इजराइल दोनों को डरा रहे हैं। हमास, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और हिजबुल्लाह, इन तीनों ने अपने नए वीडियो जारी करने शुरू कर दिए हैं। हमास ने ड्रोन अटैक का वीडियो दिखाया है जिससे तेल अवीव और इजराइल के कई बड़े शहरों पर हमले किए जा सकते हैं। तो हिजबुल्लाह ने लेबनान इजराइल बॉर्डर पर कई हमले करके साबित कर दिया है कि इजराइल की उत्तरी सीमा अब सुरक्षित नहीं बची है। अगर गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमास, फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह ने एक साथ इजराइल पर हमला किया तो इनको एक साथ रोकना इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा और तब अमेरिका की मदद लिए बिना हालात ऐसे बन सकते हैं कि ये तीनों फोर्स इजराइल की सेना को रौंद कर आगे बढ़ जाए। गाजा में हमास के लड़ाकों की तादाद 40 से 50 हजार के करीब है। उत्तर की तरफ लेबनान में मिलिशिया हिजबुल्लाह की तादाद 1 लाख से ज्यादा है। इनके सामने इजराइल में एक्टिव और रिजर्व फोर्स मिलाकर 6 लाख से ज्यादा सैनिक है। ये आंकड़े बताते हैं कि इजराइल के पास 4 गुना ताकत है। इजराइल ने अपनी सेना का पूरी तरह से मोबिलाइजेशन कर लिया है, लेकिन ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि रिजर्व फोर्स की पूरी ट्रेनिंग अभी बाकी है। इसके अलावा इजराइल ये भी चाहता है कि पूरी तरह से हथियारों का स्टॉक
तैयार कर लिया जाए ताकि ग्राउंड इन्वेजन के बीच में गोले बारूद की कमी न पड़े। लेकिन हमास करने में लड़ने का तरीका मायने रखेगा। गाजा के अंदर लड़ाई आसान नहीं होती, ये हमास का इलाका है, तो हिजबुल्लाह को सीरिया में ISIS के खिलाफ युद्ध लड़ने का अनुभव है। इजराइल के सामने संकट बड़ा है, लेकिन उसे अमेरिका की मदद मिल रही है, जिसके 2 समुद्री बेड़े इस वक्त भूमध्य सागर में तैनात हैं और वहां से इजराइल को लगातार एयर सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि अमेरिका के टारगेट पर लेबनान बॉर्डर की तरफ हिजबुल्लाह के ठिकाने होंगे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को लेकर एक बड़ा मोर्चा खुल गया है, क्योंकि UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ऐसी बात कह दी है कि इजराइल ने उनका इस्तीफा मांग लिया। UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ये जानना जरूरी है कि हमास ने हमला अचानक नहीं किया। फिलिस्तीन के लोग 56 वर्षों से घुटन वाले कब्जे का सामना कर रहे हैं। फिलिस्तीन के लोगों ने अपनी जमीन पर लगातार कब्जा देखा है, हिंसा देखी है, आर्थिक बर्बादी देखी है, अपने घरों को ढहाए जाते देखा है। इस विवाद के राजनीतिक समाधान की उम्मीद खत्म होती जा रही है। फिलिस्तीन के लोगों की शिकायतें हमास के हमलों को सही नहीं ठहरा सकती, लेकिन फिलिस्तीनी लोगों को सामूहिक सजा देना भी सही नहीं। Think that the Secretary General must resign, because from now on, every day that he is here in this building, unless he apologizes, that happened to our civilians, innocent civilians. इजराइल और हमास की टक्कर में इस वक्त दोनों तरफ के लोग हिंसा झेल रहे हैं। किसका रॉकेट और किसका बम किसे टारगेट बना रहा है, इसकी फिक्र ना हमास को है और ना ही इजराइल की सेना को। 7 अक्टूबर को हमास के हमलों में इजराइल के करीब 1,500 लोगों की मौत के बाद इजराइल की लगातार चल रही बमबारी में 25 अक्टूबर तक 6,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 2,500 से ज्यादा बच्चे हैं, जबकि घायलों की तादाद 18,000 पहुंच चुकी है। इन आंकड़ों में उन लोगों की लाशें शामिल नहीं जो अब भी हजारों इमारतों के मलबे में दबी हुई हैं। यहाँ इजराइल की बमबारी में गिरी एक इमारत में कई लोग दब गए और इनमें से एक को यहाँ जिंदा निकालने की कोशिश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन रात में चल रहा है। यहाँ बिजली नहीं है, टॉर्च की मदद से लोगों की जान बचाई जा रही है। यहाँ फंसे एक शख्स को बचाते वक्त उसे बताया जा रहा है कि उसका परिवार निकाल लिया गया है ताकि वो हौसला न खोए। وانت 100% طلعوا عايشين في الشباب اطلع يلا عايشين مرة طلعناها وامونا طلعناها وهنا طلعناها وامونا طلعناها وشرف امي في الشلال طبعا। इस व्यक्ति का पैर किसी कंक्रीट के हिस्से के नीचे दबा है। यहाँ ना कोई खास औजार है, ना कोई बड़ी मशीन, लेकिन एक एक जान को बचाने की कोशिश जारी है। पूरी दुनिया में इजराइल से कहा जा रहा है कि वो बमबारी रोक दे, लेकिन इजराइल ने तय कर लिया है कि जब तक गाजा से हमास का सफाया नहीं हो जाता, उसकी बमबारी जारी रहेगी। दक्षिण इजराइल में युद्ध का खौफ देखा जा सकता है। हमास के रॉकेट हमलों के बाद यहाँ की सड़कें खाली हैं। लोग बाहर बहुत कम निकल रहे हैं। पार्क से लेकर समुद्री किनारे सब कुछ वीरान पड़ा है। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बाद अब युद्ध का बड़ा खतरा मंडराता नजर आ रहा है। इजराइल ने गाजा को जमीनी हमले की वार्निंग तो पहले ही दे दी है। इसके लिए इजराइल की सेना ने तैयारियां भी लगभग पूरी ही कर ली। फिर भी इजराइल ने अब तक जमीनी हमला शुरू नहीं किया है और इसमें लगातार देरी भी कर रहा है। सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू अपने ऑपरेशन गिरगिट को अंजाम देने के लिए बस एक सही वक्त की तलाश में है? क्यों कहा जा रहा है कि इजराइल के इस ऑपरेशन से हमास सुरंगों में ही जलकर कोयला बन जाएगा?
के टैंकों का गाजा के बॉर्डर पर जमावड़ा है, लेकिन वो गाजा में दाखिल क्यों नहीं हो रहे हैं? लाखों की तादाद में इजराइल की सेना सीमा पर जमी हुई है, लेकिन गाजा पर जमीनी हमले के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? किस मजबूरी ने इजराइल की सेना के पांव जकड़ रखे हैं? क्या इजराइल की हमास के खिलाफ ग्राउंड अटैक की तैयारी अभी अधूरी है? क्या इजराइल की फौज गाजा में घुसने से डर रही है? जा रहा है कि जमीनी हमला नहीं आसान, गाजा में बारूद का दरिया है और जान पर खेल कर जाना है। गाजा में हमास ने कितना जानलेवा जाल बिछा रखा है? क्यों कहा जा रहा है कि ये जाल फांसी के फंदे जैसा है? क्यों कहा जा रहा है कि इस जाल में जो फंसा समझिए जान से गया? क्या हमास का सबसे मजबूत सुरक्षा चक्र ये जाल ही है जिसने इजराइल की सेना के पांव? इजराइल के ग्राउंड अटैक का जवाब कैसे देना है, इसका ट्रेलर दिखाया है। इस वीडियो में हमास ने दिखाया कि कैसे वो इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन का जवाब देने के लिए तैयार है। हमास का दावा है कि उसने 72 घंटे का एक बहुत ही खतरनाक प्लान तैयार किया है। इस प्लान को अंजाम देने का जिम्मा हमास के अल-कुद्स ब्रिगेड को दिया गया है। हमास की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में दिखाया गया है कि सुरंग के भीतर अल-कुद्स ब्रिगेड निशाना लगाकर इजरायली सेना का इंतजार कर रही है। अब बड़ा सवाल है, हमास की इस तैयारी को तोड़ते हुए इजराइल की फौज गाजा में कैसे घुसेगी? इजरायली सेना रेडियो के मुताबिक ग्राउंड अटैक में देरी की एक वजह अमेरिका के सैनिकों की लैंडिंग है। दावा है कि ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में सेना की तैनाती बढ़ाने जा रहा है। इसके साथ ही ग्राउंड अटैक के लिए पुख्ता तैयारी भी ग्राउंड अटैक में देरी की वजह हो सकती है। बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के मुद्दे ने भी इजराइल को ग्राउंड अटैक से रोक रखा है। बंधकों की रिहाई बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमास से जुड़े जैसे वीडियो आ रहे हैं, जैसे जैसे कबूलनामे सामने आ रहे हैं, वो बहुत डरावने हैं। हमास का एक नोट सामने आया है जिसमें उसने अपने दुश्मन के खिलाफ ऐसी बातें लिखी हैं कि सुनकर कलेजा कांप जाए। हाथ से लिखे हमास के इस नोट में लिखा है, दुश्मन एक बीमारी की तरह है। अपने आतंकियों से हमास ने अपील की है कि वो अपने दुश्मन को खत्म करें, क्योंकि इस दुश्मन का कोई इलाज नहीं है, उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमास ने इस नोट के जरिए अपने आतंकियों से कहा है कि उसे अपने दुश्मन को हर हाल में मिटाना ही होगा। नोट में कहा गया है कि उसे अपने दुश्मन का सिर कलम करना होगा। यही नहीं, आतंकियों से कहा गया है कि उन्हें अपने दुश्मन का दिल और लीवर शरीर से चीरकर बाहर निकालना होगा। सिर्फ हमास का लिखा ये हैंड नोट ही नहीं, इजराइल में कत्लेआम मचाने वाले एक आतंकी का अपने पिता के साथ बातचीत का ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो क्लिप में हमास का आतंकी अपने पिता को नरसंहार की कहानी सुना रहा है। طب انا قاعد اكلمك من جوا ما بيصير افتح الواتس تبع قول له وين شوف كيف القتلى شوف كيف قتلك بايدي يابا ابنك قتل يهود هاي دخل بايدي يابا الله اكبر ربنا يحميك يا رب ربنا يحميك يابا ربنا يحميك يابا اكلمك من جوال يهوديه قتلتها وقتلت جوزها عاطل بايدي يابا الله اكبر يابا افتح الواتس شوف كيف قتلت يابا افتح بدافع عليك واتس قول له وين روح ربنا بالسلامه يابا 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 بسيب يابا يابا والله 10 قتلت 10 بيدي يابا يابا عيدي اعطيني امي والله صرت الشارع انا اول فكره بدات صوت الله عز وجل انا قلت ابوي ارفع راسك يابا فوق ارفع راسك يابا انت بنص سكري جوا انت جوا على المدينه
نط تعالوا شوف كيف الخط قتلكم عن شوال تعالوا خلاص ارجعوا ايش ارجعوا شو ارجعوا. यही वजह है कि बंधकों की रिहाई इजराइल की टास्क लिस्ट में सबसे ऊपर है। अगर रिहाई को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाता फिर ग्राउंड ऑपरेशन ही आखिरी विकल्प रह जाएगा। लेकिन युद्ध पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों की माने तो गाजा की गली गली में युद्ध को लेकर बहुत ही खतरनाक तैयारी है। अगर इजराइल की सेना गाजा में घुसी तो उनका सामना हमास के खूंखार आतंकियों से होगा। करीब 365 वर्ग किलोमीटर में फैला गाजा इसलिए हमास का सबसे बड़ा मजबूत किला है, क्योंकि जितना गाजा ऊपर नजर आता है उससे कहीं ज्यादा गाजा जमीन के नीचे है। गाजा की इन सुरंगों में 2 मंजिला इमारतें होने के दावे किए जाते हैं और इनका रास्ता सुरंगों से होकर खुलता है। इन्हीं सुरंगों के अंदर हमास की हथियार निर्माण की फैक्ट्रियां हैं। देखिए, इस तरह सुरंगों के अंदर हमास ने रॉकेट बनाने की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। दावा किया जाता है कि गाजा के अंदर 500 किलोमीटर लंबाई की सुरंगें हैं। इन सुरंगों के अंदर हमास के आतंकी चूहे की तरह छुपे हैं और जैसे ही इजराइल की सेना गाजा के अंदर घुसेगी हमास के आतंकी इजराइल की सेना पर टूट पड़ेंगे। सुरंगों में हिजबुल्लाह पहुंच चुका है जो इजराइल पर सीधा हमला कर रहा है। यही वजह है कि अब इजराइल ने गाजा पट्टी में सीक्रेट तरीके से सायरट मटकल की स्पेशल फोर्स को उतार दिया है। इस फोर्स ने गाजा पट्टी में हमास और हिजबुल्लाह पर भयानक खौफनाक हमले भी शुरू कर दिए हैं। फंस गया इजराइल हमास की सुरंग में हिजबुल्लाह। 3 हफ्ते बाद इजराइल हमास के लड़ाकों को जमीन पर रौंद नहीं पाया है। 3 हफ्ते बाद भी इजराइल की आईडीएफ लगातार गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और लेबनान के बॉर्डर पर अंधाधुंध बमबारी कर रही है। 3 हफ्ते बाद भी इजराइल को समझ नहीं आ रहा है कि 500 किलोमीटर लंबी हमास की सुरंगों में हिजबुल्लाह के लड़ाके कैसे पहुंच गए और अब हिजबुल्लाह के लड़ाके हमास के साथ मिलकर इजरायली सैनिकों के खिलाफ सुरंग वाला गुरेला वॉर कैसे करने लगे हैं। हम आपको आज इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और शिन बेट का वो खुलासा बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आखिरी वक्त में गाजा में जमीनी हमलों को मंजूरी देने से मना कर दिया है। इस पर हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। सुरंग में घुसे हमास किलर 269 सायरेट मटका। आप गाजा पट्टी में कितने बड़े खून खराबे की कल्पना कर सकते हैं, कर लीजिए, क्योंकि आपकी कल्पना और सोच से कहीं ज्यादा खूनी जंग गाजा में हो रही है। गाजा जंग अब इजराइल के वजूद से जुड़ गई है। या तो अब यहूदियों का इजराइल रहेगा या फिर मुस्लिम देशों के हीरो बने हमास का गाजा इजराइल को मिटा देगा। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने अब ऐसा खुलासा कर दिया है जो गाजा की जंग को शायद दुनिया की सबसे खूनी जंग बनाने जा रहा है। बराक ने दावा किया है कि इस वक्त गाजा पट्टी में हमास की सुरंगों में इजराइल के सबसे माहिर और बेरहम सैनिक हमास के लड़ाकों और कमांडरों को चुन चुन कर मार रहे हैं। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने न्यूज़वीक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इजराइल की आईडीएफ को गाजा पट्टी में बेहद शातिर और क्रूर हमास लड़ाकों से लड़ना पड़ रहा है।
इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बाराक ने दावा किया है कि सुरंग में घुसकर हमास के लड़ाकों को मारने के लिए इजराइल ने अपने सबसे माहिर और बेहतरीन सैनिकों को भेजा है, जिन्हें 269 सायरेट मटकल के नाम से जाना जाता है। इजराइल की ये ऐसी खुफिया सैनिकों की यूनिट है जो बेहद तेज दिमाग और दिलेरी से हमास के लड़ाकों को खत्म कर रहे हैं। दावा किया गया है कि इजराइल की 269 सायरेट मटकल ही हमास के कमांडर और डिप्टी कमांडर्स को चुन चुन कर मार रही है। फंस गया इजराइल हमास की सुरंग में हिजबुल्लाह। गाजा पट्टी की जमीन पर लाशों का अंबार लग रहा है। हमास के 12 से 15 कमांडरों इजरायली सेना ने मार दिया है, लेकिन अब पता चला है कि गाजा पट्टी में हमास की सुरंगों में एंटी टैंक मिसाइलों से लैस हिजबुल्लाह के हजारों लड़ाके मौजूद हैं जो इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने एंटी टैंक मिसाइल से अब तक कई इजरायली सैनिकों को मारने का दावा किया है। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि ईरान के इशारे पर लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना से सीधी जंग के लिए गाजा पट्टी को फाइनल वॉर जोन बना दिया है। ईरान से मिली बेहतरीन ट्रेनिंग की बदौलत हिजबुल्लाह के 60 लड़ाके इजराइल के किसी यमदूत से कम नहीं है। अगर हमास, हिजबुल्लाह और दूसरे जिहादी गुटों के लड़ाकों को जोड़ दिया जाए तो इस वक्त 2,46,000 से ज्यादा खूंखार लड़ाके गाजा, इस्लाम और जिहाद के नाम पर इजरायलियों को गाजर मूली की तरह काटने पर उतारू हो चुके हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह كما تمكن عدد من المجاهدين من الانسحاب بسلام من قاعدة أوريم التي تضم وحدة الاستخبارات 8200 بعد انتهاء مهمتهم فيها. हमास के लड़ाके तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि 500 किलोमीटर में फैली 1300 से ज्यादा सुरंगें इजरायली सैनिकों की कब्र साबित होंगी। हमास के प्रवक्ता गाजी हमद ने कहा है कि हम गाजा पट्टी में इजराइल का सर्वनाश कर देंगे। From the first moment, according to the declaration of the Hamas brigade spokesman Abu Ubaida, he said clearly that we are dealing with the hostages according to our ethics and morals. And before that, Muhammad al-Def, the head of the Qassam brigades, he declared from the first moment that we have to avoid the elders, the sick men, the women, the children, because our operation is directed to the military purposes. So I think we have communication with some mediators, Qatari and Egyptians and others, and we 20 साल तक गाजा को रौंदेगा इजराइल। इधर इजराइल ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर इजरायली सेना ने हमले इतने तेज कर दिए हैं कि हमास और हिजबुल्लाह को समझने तक का मौका नहीं मिला है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बाराक ने दावा किया है कि इजरायली सेना अगले 10 से 20 सालों तक 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी को अपने कब्जे में रखेगी। अगले 20 साल तक गाजा में हमास की आने वाली नस्ल तक को इजराइल की आईडीएफ पूरी तरह से सफाया कर देगी। पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली सेना ने हमास के 400 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी, इसमें हमास के 3 डिप्टी कमांडरों समेत सैकड़ों फिलिस्तीनी नागरिक और लड़ाके मारे गए हैं। जरा देखिए इजराइल की आईडीएफ क्या दावा कर रही है। गाजा में 24 घंटे में 704 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजराइल ने मस्जिदों में बने हमास के कई कमांड सेंटर ध्वस्त कर दिए, एक सुरंग भी नष्ट कर दी जिसके जरिए आतंकी समुद्र के रास्ते इजराइल में घुसपैठ करते थे। इजरायली सेना के मुताबिक एयरफोर्स ने गाजा पट्टी में हमास के 400 ठिकानों को निशाना बनाया। इस हमले में कई हमास कमांडर भी मारे गए हैं। इजराइल के मुताबिक हमले में हमास के नुसीरत, शाती और अल फुरकन बटालियन के डिप्टी कमांडर मारे गए हैं। लेबनान बॉर्डर पर भी इजराइल ने हिजबुल्लाह पर भीषण हमले किए हैं। अब तक हिजबुल्लाह के 45 लड़ाके इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। बंकर अस्पताल के बारे में हमने आपको जानकारी दी कि कैसे ये बंकर अस्पताल
अभी पूरी तरह से युद्ध की शुरुआत भले ना हुई हो, हिजबुल्लाह के साथ झड़पें चल रही हो, कुछ रॉकेट और मिसाइलें दोनों तरफ से दागी जा रही हो, लेकिन युद्ध की स्थिति के लिए, बड़े युद्ध की स्थिति के लिए नहारिया का बंकर अस्पताल, जिसे गैलीली मेडिकल सेंटर के तौर पे जाना जाता है, वो तैयार है युद्ध के लिए। अगर किसी तरह के मरीज उनके पास आते हैं तो हर इलाज की सुविधा यहाँ मौजूद है, बिना किसी रॉकेट के डर के, बिना किसी मिसाइल के डर के, बिना किसी बॉम्ब के डर के। न यहाँ धुआं घुसेगा, और अगर रासायनिक हथियार से भी हमला कर दिया जाता है तो उसके लिए भी पूरी तैयारी अस्पताल ने कर रखी है। कुछ जानकारों के मुताबिक हमास मुस्लिम देशों के बीच हीरो बनता जा रहा है। कतर भी अब इजराइल के खिलाफ खुलकर बोलने लगा है, जबकि जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ईरान, तुर्की और दबी जुबान में मिस्र भी इजरायली हमलों को लेकर सख्त तेवर दिखाने लगा है। लेकिन इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए फिर कहा है कि इजराइल गाजा से हमास का पूरी तरह से खात्मा करने के बाद ही जंग रोकेगा। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने तो साफ कह दिया है कि ईरान हमास की आड़ में जिस आग से खेल रहा है वो उसे बहुत भारी पड़ेगी। किशोर अजवाणी, घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजराइल हमास जंग से जुड़ी खबर है कि लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक साथ 12 गाइडेड मिसाइलों से हमला कर दिया है। इस हमले के बाद ये माना जा रहा है कि हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी है। मतलब इजराइल को एक साथ 2 मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। एक तरफ गाजा पट्टी से हमास के लड़ाके इजराइल की सेना के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं, तो वहीं लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह ने भी उन पर हमले शुरू कर दिए हैं। हालांकि इजराइल ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि लेबनान की तरफ से दागी गई 12 मिसाइलों से उसे कितना नुकसान हुआ। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या पता चल रहा है? किशोर, महज 1 मिनट पहले, आपसे थोड़ी देर पहले मेतुला, जो कि सबसे उत्तरी बॉर्डर पे स्थित गांव है इजराइल का, कल हम वहां थे, उस पर एक मिसाइल से हमला किया गया है। एंटी टैंक मिसाइल हिजबुल्लाह की तरफ से दागा जाता है। इसकी जानकारी थोड़ी देर बाद मिलेगी कि क्या हुआ उस मिसाइल का, क्या इंटरसेप्ट किया गया, क्योंकि ये गांव सीधे बॉर्डर से लगता है। किरियात समोना है, वहां उस शहर को खाली करा लिया गया। लेकिन पूरे हमले के बाद, हिजबुल्लाह के हमले के बाद, पूरी दुनिया 2 धड़ों में बंटती जा रही है। चीन और रूस का रुख जो है वो हमास की तरफ दिखता है। इजराइल पे वो लोग सवाल उठाते हैं, और अमेरिका जो है पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ हुती विद्रोही भी इसमें शामिल हो रहे हैं, उनकी तरफ से भी हमले किया जा रहा है। सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। तो दुनिया जो है इस पूरे हमले के बाद, यहाँ भी 2 फ्रंट है और दुनिया भी 2 धड़ों में बंटती हुई दिखाई दे रही है। किशोर जी नीरज, तो लेबनान के हमले उस वक्त तेज हुए जब हिजबुल्लाह ने इजराइल को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया था। वो भी तब जब इजराइल ने यह ऐलान कर दिया कि उसकी सेना किसी भी वक्त गाजा में घुस सकती है, जिसके बाद चीन खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया और ईरान ने इजराइल को अमेरिका की धमकी दे डाली। यानी दुनिया एक बार फिर भारी तबाही के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है। हमास और इजराइल की जंग में दुनिया के कई ताकतवर देशों ने एक दूसरे के खिलाफ खेमेबंदी शुरू कर दी है, क्योंकि हमास से हिसाब बराबर करने पर उतारू इजराइल को अमेरिका और उसके दोस्तों का पूरा समर्थन मिला, जबकि रूस, ईरान और चीन खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि दुनिया 2 धड़ों में बढ़ सकती है। क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद अलग थलग पड़ चुके रूस और चीन ने इजराइल और हमास की जंग का रुख ही मोड़ कर रख दिया। वो खुलकर गाजा में इजराइल के हमलों में मारे जा रहे लोगों के लिए बोलने लगे, जिसने फिलिस्तीन समेत पूरे पश्चिम एशिया में उनकी पकड़ मजबूत कर दी और बाइडेन देखते रह गए। और यही नहीं, बाइडेन की फिलिस्तीन और जॉर्डन की मनाने की कोशिशों पर भी पानी फिर गया, क्योंकि इन देशों के नेताओं ने बाइडेन से मिलने से ही इनकार कर दिया। यानी तीसरे विश्व युद्ध का माहौल तक बन सकता है, क्योंकि इजराइल के साथ वो देश खड़े हैं जिन्होंने यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ मोर्चा खोला था। यानी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, दक्षिण कोरिया, जापान
और ऑस्ट्रेलिया, जबकि फिलिस्तीन के साथ रूस, चीन और करीब करीब पूरा पश्चिम एशिया खड़ा है, जिनमें सऊदी अरब, ईरान, जॉर्डन, लेबनान और मिस्र जैसे मुस्लिम देश शामिल हैं। और मुस्लिम देशों की नाराजगी का अंदाजा इजराइल से आई एक और खबर से लगाया जा सकता है। इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि 2 दिन पहले बाइडेन की यात्रा के दौरान फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने उनसे फोन पर भी बात करने से इनकार कर दिया था। बाइडेन 2 दिन पहले इजराइल के दौरे पर गए थे। You ever wondered how a Hollywood movie is shot on a Sony? You review it on a Sony, edit it.